नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग टॉपिक करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आएंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव क्या करता था? स्टेट लेजिस्लेटिव कानून बनाता है किसके लिए? तो राज्यों के लिए। राज्यों के लिए कानून का क्या करता है? यह निर्माण करता है। राज्यों के लिए कानून बनाता है, कानून का निर्माण करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत गवर्नर का टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया था। और राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेटिव में अगर आप आएंगे तो इसमें जो है दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, और एक हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अगर आप आएंगे तो इसके बारे में राज्य विधानमंडल के बारे में पार्ट 6 में बताया गया है। राज्य विधानमंडल के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है? पार्ट 6 या भाग 6 में इसके बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। पार्ट 6 या भाग 6। और इसके अंतर्गत अनुच्छेदों के बारे में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 168 से लेकर 212, तो अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 168 से 212 तक किसके बारे में बताया गया है? राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 168 में आएंगे तो 168 में बताया गया है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर से मिलकर बनेगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, एक स्टेट लेजिस्लेटिव होगा, जो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल, गवर्नर से मिलकर क्या होगा? बनेगा। लेकिन कुछ राज्यों में जहां विधान परिषद नहीं होगा, वहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब एक सदनीय का मतलब क्या है? एक सदनीय का मतलब
कि वैसे राज्यों में विधान परिषद नहीं होगा। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद नहीं होगा तो वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव बनेगा, जो राज्य विधानमंडल बनेगा, वह राज्य विधानमंडल किससे मिलके बनेगा? तो राज्य विधानमंडल जो है विधानसभा और गवर्नर से मिलके बनेगा। किससे मिलके बनेगा? विधानसभा और गवर्नर से मिलकर बनेगा। यह बात आर्टिकल 168 में बताई गई है। 168 में अगर आप आएंगे तो ऐसे राज्यों की संख्या 6 है। ऐसे राज्यों की संख्या जो है, ऐसे राज्यों की संख्या 6 है जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनी है। क्या है? द्विसदनी है, या वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, गवर्नर सभी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे राज्य कितने हैं? 6 हैं। इससे पहले 7 स्टेट थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस प्रकार ऐसे स्टेट की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसको आगे हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे विधानमंडल पे अगर आप आएंगे तो विधानमंडल इज इक्वल टू, अगर आप आएंगे तो विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर। तो अगर आप आएंगे तो जहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर दोनों पाया जाएगा तो वहाँ के विधानमंडल को क्या बोलते हैं? वहाँ के विधानमंडल को द्विसदनीय बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? द्विसदनीय मंडल के नाम से जानते हैं, या द्विसदनीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाया जाएगा उसको बोलते हैं द्विसदनीय मंडल के नाम से जानते हैं, द्विसदन। तो अगर आप आएंगे द्विसदनी के आधार पर तो ऐसे राज्यों की संख्या 6 है। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 6 हैं। 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे चीज़ें आपको क्या दिखाई देंगी? जहाँ पे द्विसदनी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? द्विसदनी दिखाई देगा। वहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर सभी हैं। तो ऐसे 6 स्टेट कौन कौन से हैं? सिक्स स्टेट: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऐसे 6 राज्य की जो व्यवस्था है, विधानमंडल है, कैसा है? द्विसदनी है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाया जाता है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाया जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय मंडल है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 169, आर्टिकल 169, तो आर्टिकल 169 पे अगर आप आएंगे 169 पे आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर आप आएंगे तो विधान परिषद, आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? गठन एवं समाप्ति के बारे में बताया गया है। या अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत बताया गया है कि विधान परिषद को गठन भी किया जा सकता है, स्थापना भी किया जा सकता है किसी राज्य में, और किसी राज्य से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो अगर आप आएंगे तो ये विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने का या गठन करने का या उसको समाप्त करने का जो अधिकार है, तो अधिकार या राइट किसके पास है? तो अधिकार या राइट जो है वह पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है या संसद के पास है। तो पार्लियामेंट या संसद, तो संसद के पास यह अधिकार है, संसद के पास यह अधिकार है, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, वह जो है पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में नए विधान परिषद को बना सकता है और विधान परिषद को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो विधान परिषद को बना सकता है और विधान परिषद को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। आइए हम लोग समझेंगे इसमें प्रोसेस क्या है, किस तरीके से उसको समाप्त किया जा सकता है। आइए हम लोग समझते हैं रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या किस तरीके से जो है, किस तरीके से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले आएंगे तो संबंधित राज्य के विधानसभा, संबंधित राज्य के विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करती है, क्या करती है? 2/3 बहुमत से पारित करती है। जैसे अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव करना है, हटाना है, तो सबसे पहले उस राज्य की जो विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा, वह अपने कुल सदस्य संख्या के मेजॉरिटी, बहुमत तथा प्रेजेंट्स, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी से जो है क्या करेगा? पहले पास करेगा। फिर उसके बाद पास करने के बाद यह कहाँ पे जाएगा? संसद में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। और पार्लियामेंट क्या करेगा? उसको
दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से क्या करेगा, पास करेगा। साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पास करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। जिस दिन वो पास कर देगा विधान परिषद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अगर जो है रिमूव करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी राज्य में, तो सबसे पहले संबंधित राज्य के विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास करेगा। पास करने के बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा से क्या करेगा, उसको साधारण बहुमत से पास करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा। जब यह पास कर देगा, जिस दिन यह पास कर देगा, उसका जो है पद क्या, उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, समाप्त माना जाएगा। और संविधान में ऐसे संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसे तरीके से जो संशोधन किया जाएगा उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल नहीं करते। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा या इसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आएंगे तो विधानसभा, ये जो विधानसभा होती है, विधानसभा केवल विधानसभा अगर आप आएंगे तो विधानसभा जो है, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। इसे लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, लोअर हाउस, या इसे जो है निम्न सदन के नाम से जानते हैं। लोअर हाउस या निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग टेम्पोरेरी हाउस के नाम से जानते हैं, टेम्पोरेरी हाउस के नाम से, या इसे हम लोग अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं, अस्थाई सदन के नाम से या टेम्पोरेरी हाउस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसे हम लोग हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ पीपुल के नाम से। तो हाउस ऑफ पीपुल के नाम से भी इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, या लोगों का सदन के नाम से जानते हैं। तो लोगों का सदन या हाउस ऑफ पीपुल के नाम से हम लोग जानते हैं लोअर हाउस, टेम्पोरेरी हाउस और हाउस ऑफ पीपुल। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के ये और अन्य नाम हैं जो आपसे क्वेश्चन के रूप में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल 170, 170। तो 170 में आएंगे
तो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह बात आर्टिकल 170 में बताई गई है। या अगर आप आएंगे तो विधानसभा की संरचना, या अगर आप आएंगे तो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 170 में, अनुच्छेद 170 में बताया गया है। अगर संरचना में आएंगे तो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना में तो अधिकतम या अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 मेंबर, और कम से कम 60 मेंबर या 60 सदस्य। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है? मिनिमम 60 मेंबर से बन सकता है विधानसभा, और अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं? 500 मेंबर, इससे अधिक नहीं हो सकते। अगर आप आएंगे तो मिनिमम 60 मेंबर होने चाहिए, लेकिन इस आधार पर कई अपवाद दिखाई देता है। तो अगर एक्सेप्शन पे आएंगे, अपवाद पे आएंगे, तो अपवाद क्या क्या है? अपवाद या एक्सेप्शन पे आएंगे तो सिक्किम में 60 से कम सीट पाया जाता है। मिजोरम में भी 60 से कम सीट पाया जाता है। गोवा में भी 60 से कम सीट पाया जाता है। पुडुचेरी में भी जो है 60 से कम सीट पाया जाता है। इस आधार पे अगर आप आएंगे तो यह क्या होंगे? इसका अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा, क्योंकि मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? 60 मेंबर होना चाहिए, 60 सदस्य होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे मेंबर क्या हैं? 60 से कम हैं, लेकिन यहाँ पे तब भी विधानसभा पाया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके एक्सेप्शन होंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर आप आएंगे तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, या इलेक्शन पे आएंगे तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है और अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से या मतदान के माध्यम से चुनता है। वोट के माध्यम से क्या करता है? चुनता है या निर्वाचित करता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन
प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन में आएंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन में जो जनता होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और उसके प्रतिनिधि जो है उसके अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से क्या करती है, चुनती है। तो कैसा इलेक्शन होता है विधानसभा के सदस्यों का, तो विधानसभा के सदस्यों का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो जो इनके प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, उन्हें सामान्यतः विधायक बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको, विधायक बोलते हैं या इसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला जाता है। तो इस प्रकार एमएलए या विधायक का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव इनका होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन कौन कराता है, तो एमएलए का इलेक्शन एक तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसका इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इसके चुनाव की डेट की घोषणा करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जो भी वोटर लिस्ट को तैयार करना, तो वोटर लिस्ट को अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब क्या है, अपडेट का मतलब कुछ नए लोग जो 18 वर्ष की आयु में प्रवेश किए हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना, कुछ ऐसे लोग जिनका देहांत हो गया है उनको वोटर लिस्ट से क्या करना, बाहर करना। तो कुल मिला के यह जो है वोटर लिस्ट को अपडेट करवाना। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, इसका मान्यता देना। यह सारा कार्य जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत इसका इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल 172 में बताया गया है टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कार्यकाल। तो कार्यकाल या टर्म पे अगर आप आएंगे तो इनका टर्म कितना होता है, 5 ईयर। कितना होता है, 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन। कार्यकाल इमरजेंसी में, इमरजेंसी के समय या आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल
1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कार्यकाल तो उसका टर्म तो 5 ईयर ही होता है, लेकिन इमरजेंसी के दरमियान जो है 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये हम लोगों ने टर्म के बारे में देखा, टर्म 5 ईयर्स का होता है, लेकिन इमरजेंसी अगर लागू हो तो इमरजेंसी के समय कार्यकाल इसका जो है अधिकतम 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर, गवर्नर या राज्यपाल, गवर्नर या राज्यपाल विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा को, असेंबली या विधानसभा को डिजॉल्व कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है या विघटित कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा टर्म 5 ईयर, इमरजेंसी के दरमियान 1 वर्ष अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली या जो है राज्य विधानसभा को जो है क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, विघटित कर सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल 173। 173 में क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली या अगर आप आएंगे तो विधानसभा के सदस्यों के लिए अर्हता या योग्यता पे अगर आप आएंगे तो अर्हता क्या है, कॉमन पॉइंट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो या भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो या सिटीजन ऑफ इंडिया। यह नागरिकता जो है जन्मजात नहीं, जन्मजात नहीं, नागरिकता का प्रावधान जन्मजात नहीं है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म कहाँ पे भी हुआ हो, चाहे जिस भी देश में हुआ हो, अगर प्रेजेंट में उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाती है तो वह क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। यहाँ पे जन्मजात नागरिकता का बात नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर, 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरा कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। तो अगर 25 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है तो वह क्या कर सकता है, वह एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है, विधायक का चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर न हो, किसी सरकारी पद पर कार्यरत न हो। ये सारी क्या बताई गई हैं, क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए या विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
आर्टिकल 331 पे अगर आप आएंगे तो रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर आप आएंगे राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण के लिए सीटों का आरक्षण तो सीटों के आरक्षण की व्यवस्था SC ST के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्य विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो यह जो है रिजर्वेशन किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, SC ST के लिए, या जो है राज्य विधानसभा के अंतर्गत SC ST अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है रिजर्वेशन या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने विधानसभा के बारे में, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा के टॉपिक्स को किया। हम लोग विधान परिषद छोटा सा टॉपिक है, इसको विधान परिषद को भी कर लेते हैं। विधान परिषद पे अगर आप आएंगे तो विधान परिषद या इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसके और अन्य कई नाम हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे इसे अपर हाउस के नाम से जानते हैं, अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इसे जो है हम लोग विधान परिषद का उच्च सदन के नाम से जानते हैं, विधान परिषद के उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसे हम लोग परमानेंट हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या इसे विधान परिषद का अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं। विधान परिषद का अस्थाई सदन भी इसे कहते हैं। अस्थाई सदन किस लिए? अस्थाई सदन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 1/3 मेंबर या 1/3 सदस्य या 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये क्या होते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, या इनका कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अस्थाई इसलिए क्योंकि इसका डिजॉल्व नहीं होता, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये जो है अस्थाई इसलिए है क्योंकि इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, जो टर्म होता है, टर्म या कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर। तो 6 ईयर, एक मेंबर कितने वर्षों तक पद पे बना रहेगा? अपनी सदस्यता, राज्यसभा का सदस्य रहेगा तो 6 ईयर तक। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे जो है सेंटर में राज्यसभा होता है वैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, अवकाश प्राप्त कर लेंगे। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर का जो टर्म होता है कितना होता है? 6 ईयर होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 मेंबर का कार्यकाल जो है
6 वर्ष कंप्लीट हो जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 वर्ष के अंतराल पर 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 नए मेंबर जो है निर्वाचित होके लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में या जो है विधानसभा परिषद में क्या होते हैं, आते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 171 में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या अगर आप आएंगे तो विधान परिषद के गठन एवं संरचना के बारे में बताया गया है। गठन एवं संरचना के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? गठन एवं संरचना के बारे में बताया गया है। तो गठन एवं संरचना के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें अगर आप संरचना में आएंगे तो जिसका संरचना होता है, तो संरचना में विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिए। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो संरचना क्या है? जितना टोटल मेंबर होंगे विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके 1/3 मेंबर से अधिक संख्या जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1/3 मेंबर टोटल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर का 1/3 मेंबर से अधिक होने नहीं चाहिए विधान परिषद के मेंबर। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 171(3) के अंतर्गत इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर आप आएंगे तो इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन, सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन अगर आप आएंगे तो निर्वाचन कैसे होता है? इनका इनडायरेक्ट होता है। निर्वाचन कैसे होता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके निर्वाचन में अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग क्या होते हैं, चुन के आते हैं। कुछ लोग पंचायतों से आते हैं, कुछ लोग जो है विधानसभा से आते हैं, कुछ लोग इंटर कॉलेज से आते हैं, कुछ लोग जो है जो ग्रेजुएट पास आउट हुए होते हैं, 3 वर्ष के बच्चे 3 वर्ष किए होते हैं, जिनको ग्रेजुएट किए, उन लोगों के वोटिंग के द्वारा आते हैं। कुछ लोग को जो है गवर्नर क्या करता है? गवर्नर उनको जो है
नॉमिनेट करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से इसके मेंबर क्या होते हैं, चुन के आते हैं। इनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि इनके इलेक्शन में जनता जो है डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं कुछ इलेक्ट करते हैं, कुछ जो है इंटर कॉलेज के टीचर के द्वारा इलेक्ट होते हैं, कुछ विधानसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होते हैं। ये सारे प्रोसेस को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। विधान परिषद के मेंबर के इलेक्शन के लिए, मेंबर के इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनाया जाता है। इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है। इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है या निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल सिस्टम। तो इलेक्टोरल सिस्टम या निर्वाचक मंडल में अगर आप आएंगे तो वह मान लेते हैं हम लोग, माना कि विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं, एक। माना कि एक मेंबर हैं। अब इस एक मेंबर में जो है कितने कितने मेंबर कहाँ से आएंगे, तो आइए सबसे पहले अगर आप आते हैं एक में, तो एक तिहाई सदस्य कहाँ से आते हैं, तो विधानसभा से एक तिहाई सदस्य विधानसभा से चुन के आते हैं। उसके बाद एक तिहाई सदस्य कहाँ से आते हैं, तो एक तिहाई सदस्य स्थानीय पंचायतों से चुन के आते हैं। स्थानीय सरकार या स्थानीय पंचायतों द्वारा चुन के आते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 1/12 कहाँ से आते हैं, तो 1/12 जो है शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। जो इंटर कॉलेज से चुन के आते हैं 1/12। उसके बाद अगर आप आएंगे तो 1/6 जो मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं, गवर्नर उनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। गवर्नर क्या करता है, उनको नॉमिनेट करता है। वह लिटरेचर, आर्ट, साइंस और उसके अलावा कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इस तरीके से मेंबर आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। अगर मान लें कि विधान परिषद में एक मेंबर है, माना, तो इसमें जो है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। 1/3 कहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट होके, विधानसभा से या जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से। 1/3 कहाँ से आ रहे हैं, चुन के स्थानीय लोकल गवर्नमेंट से, स्थानीय सरकार से चुन के आते हैं, पंचायतों से। 1/12 जो है शिक्षकों के द्वारा चुन के आते हैं, शिक्षकों के द्वारा। उसके बाद 1/12 स्नातक या जो ग्रेजुएट होते हैं उनके द्वारा चुन के आते हैं। और 1/6 को गवर्नर या राज्यपाल या गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है या इनको जो है मनोनीत करता है, नॉमिनेट या मनोनीत करता है। ये जो होते हैं 1/6 ये विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर या साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला और उसके बाद
कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या जिसे हम लोग जो है सहकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, सहकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये विशेषज्ञ लोग होते हैं, क्या होते हैं? विशेषज्ञ लोग, जिसको 1/6 मेंबर को क्या करता है? गवर्नर नॉमिनेट करता है, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट के क्षेत्र में क्या होते हैं? विशेषज्ञ। उसी तरीके से अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने राज्यसभा का टॉपिक किया था, और राज्यसभा में 12 मेंबर को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था। वो भी जो है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल वर्क के क्षेत्र में क्या होते थे? सामाजिक सेवा के क्षेत्र में वो विशेषज्ञ होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट है, यहाँ पे सामाजिक सेवा नहीं है, यहाँ पे सहकारी आंदोलन के बारे में बताया गया है। अगर आप सबको जोड़ लेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी मेंबर होंगे उस मेंबर का, उस टोटल मेंबर का 1/3 विधानसभा, 1/3 लोकल गवर्नमेंट, 1/12 टीचरों के द्वारा, 1/12 ग्रेजुएट के द्वारा और 1/6 जो है गवर्नर के द्वारा क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे या जो है मनोनीत होंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर क्वालिफिकेशन पे आप आएंगे या अर्हता पे आएंगे तो क्वालिफिकेशन सेम, कुछ कॉमन चीज़ें हैं। भारत का क्या हो? नागरिक हो या सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो या सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आप आएंगे कंप्लीट द एज ऑफ 30 ईयर या 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। तो यह क्या है? यह इसका क्वालिफिकेशन है, अर्हता है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो टर्म या कार्यकाल, टर्म या कार्यकाल के बारे में आएंगे। तो टर्म या कार्यकाल पे आएंगे तो इसके 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर या 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश प्राप्त करते हैं। अंतराल पर क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं या उनका सेवा क्या होता है? समाप्त हो जाता है, अवकाश प्राप्त करते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर का होता है, 6 वर्ष का होता है। और 1/3 मेंबर 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/3 मेंबर का प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है? उनका फिर से नए लोग चुन के आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव के अंतर्गत गवर्नर का टॉपिक, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंतर्गत सीएम, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अलावा हम लोगों ने विधान परिषद, ये सभी टॉपिक क्या कर लिया? पढ़ लिया। हम लोग का पार्ट 6 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।